नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पूरे दिन देश और दुनिया में जो बड़ी घटनाएं घटी, चाहे वो राजनीति की हों, नीतियों की, अर्थव्यवस्था की या आम जनजीवन से जुड़ी, सड़क से संसद तक और भारत से लेकर दुनिया तक सबसे जरूरी खबरें पेश होंगी हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। एनडीए इंडिया ब्लॉक मुकाबला उपराष्ट्रपति चुनाव। आज देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा गठबंधन के पास बहुमत का दावा है, लेकिन जीत का अंतर कम हो सकता है। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों से देशहित में वोट देने की अपील की है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव, एनडीए इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ा मुकाबला। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज संसद में मतदान शुरू हुआ, जिसमें एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के जज बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने हैं। सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। उनके बाद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन गडकरी सहित कई प्रमुख नेता मतदान कर चुके हैं। काउंटिंग शाम 6 बजे के बाद होगी और रात तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। 3 पार्टियों ने उपराष्ट्रपति मतदान का बहिष्कार किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में आज बीजेडी, बीआरएस और शिरोमणि अकाली दल ने मतदान से दूरी बना ली। बीजेडी ने एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों से बराबर दूरी की नीति अपनाते हुए वोटिंग नहीं की। बीआरएस ने तेलंगाना में यूरिया संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर चुनाव से दूरी बनाई। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में बाढ़ राहत के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की मदद न मिलने का हवाला देते हुए चुनाव से दूरी बनाई। इन तीनों पार्टियों के बहिष्कार से चुनाव के समीकरणों पर असर पड़ रहा है, लेकिन एनडीए के पास अब भी बहुमत है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने वाईएसआरसीपी को घेरा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने वाईएसआरसीपी और पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के ऐलान पर घेरा। कांग्रेस नेता और सांसद मणिकम टैगोर ने यहां तक कहा कि वाईएसआरसीपी ने विपक्ष और आंध्रा की जनता के साथ दगाबाजी की है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने एक एक्स पोस्ट किया और उसमें कहा, इतिहास श्री जगन मोहन रेड्डी के विश्वासघात को नहीं भूलेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करके उन्होंने आंध्र प्रदेश के हितों की बजाय सीबीआई मामले के डर को चुना है। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर और हिमाचल प्रदेश में चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों के अधिकारियों से हालात का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बारिश से तबाह हुए इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण किया। बारिश थमने के बाद हरियाणा में यमुना, मारकंडा, बेगना, सोम और राक्षी नदियों का जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन जीटी बेल्ट में टांगरी और घग्गर नदी रविवार को भी खतरे के निशान से ऊपर बही। नदियों का पानी घटने के बाद गांवों में बर्बादी के निशान नजर आने लगे हैं और भूमि कटाव भी बढ़ गया है। यमुना बाढ़ के बाद जलस्तर गिरा, बिजली वापस आई। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और पानी में थोड़ी कमी आने से स्थानीय इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। यमुना बाजार और मोनेस्ट्री मार्केट जैसे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों ने सफाई शुरू कर दी है, लेकिन मिट्टी और कीचड़ के कारण घरों में अभी भी मुश्किलें हैं। निगमबोध घाट पुनः खुल गया है और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन भी चालू हो गया है। प्रशासन लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने के लिए कह रहा है, क्योंकि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मिजोरम चुराचांदपुर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मिजोरम सरकार ने आइजोल और मणिपुर के चुराचांदपुर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। ये सेवा खासतौर पर नागा, कुकी और अन्य क्षेत्रों के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, साथ ही आपातकालीन स्थितियों में भी मददगार साबित होगी। रिपोर्ट की माने तो सब्सिडी के साथ ये सेवा जल्द ही आम नागरिकों के लिए शुरू की जाएगी, जिससे इन पहाड़ी और दूर दराज इलाकों के लोगों को तेजी से और सुरक्षित यात्रा करने का मौका मिलेगा। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई। इस दौरान महिला विधायकों और मार्शलों के बीच भी धक्का मुक्की हुई। मार्शलों को बुलाना पड़ा और प्रश्नकाल के दौरान कई आरोप प्रत्यारोप सामने आए। अंत में अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये स्थिति विधानसभा में तनाव बढ़ाने वाली थी। नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। नेपाल में युवा प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल इन दिनों सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राजधानी काठमांडू में जबरदस्त प्रदर्शन के बीच कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।
काठमांडू की सड़कों पर कर्फ्यू है, युवा जनता की भीड़ और पुलिस के बीच भिड़ंत देखने को मिल रही है। नेपाल की संसद के बाहर बेहद जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और ओली समेत कई बड़े नेताओं के आवास पर आगजनी और लूट भी हुई। इससे पहले ओली कैबिनेट में गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। नेपाल में पिछले 3 दिनों से बेहद जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। ये सब शुरू हुआ जब अचानक सोशल मीडिया बैन हुआ। नेपाल सरकार ने एक ही झटके में 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, पूर्व में ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप तक ब्लॉक कर दिए। ओली सरकार का कहना था कि ये कदम उपद्रव रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, लेकिन जेन ज़ी यानी नेपाल की नई पीढ़ी ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला मान लिया। उनका कहना था कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। विरोध प्रदर्शन ऑनलाइन था, लेकिन इंटरनेट कटने के बाद गुस्सा सड़कों पर उतर गया। साथ ही युवाओं ने कहा, सिर्फ सोशल मीडिया बैन के विरोध में नहीं, सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में। केजरीवाल को विदेश यात्रा के लिए मिली सशर्त अनुमति। सुल्तानपुर की विशेष न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दी है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकते। केजरीवाल पर उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा चल रहा है, जिसके चलते ये शर्त लगाई गई है। उनके वकील ने कोर्ट से शर्त हटाने की मांग की, लेकिन फिलहाल अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। ये केस राजनीतिक और कानूनी मामलों में केजरीवाल की मुश्किलों को दर्शाता है। कर्नाटक सरकार ने कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नाम मात्र के प्रमुख। कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख हैं, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। ये स्पष्ट किया गया कि ये अधिकारी स्वतंत्र निर्णय लेने की बजाय मंत्रिपरिषद के निर्देशों के बंदिश में बंधे होते हैं। इस मामले में न्यायालय के सामने सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों और अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के अधिकारों पर जोर दिया। ये मामला राज्यपाल के अधिकारों और उनके कर्तव्यों की सीमा को लेकर महत्वपूर्ण है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने थल सेना की प्रधानता को किया रेखांकित। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को किसी भी युद्ध क्षेत्र में थल सेना की प्रधानता को रेखांकित किया और कहा कि भारत के संदर्भ में थल सेना पर प्रभुत्व जीत की कुंजी बना रहेगा। मंगलवार को एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में किसी भी युद्ध में थल सेना के महत्व पर जोर दिया और पिछले महीनों अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष पर हुई शिखर वार्ता का भी जिक्र किया। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा कि भारत में चूंकि हमारे सामने 2.5 मोर्चे पर खतरा है, इसलिए जमीनी जीत की कुंजी बनी रहेगी। सेना प्रमुख की टिप्पणी एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में एक बार फिर वायु शक्ति की प्रधानता स्थापित करने की बात कहने के 2 हफ्ते बाद आई है। एशिया कप 2025 की धमाकेदार शुरुआत। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर को UAE में हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। इस बार 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। भारत 10 सितंबर को UAE के खिलाफ मैदान में उतरेगा और 14 सितंबर को पाकिस्तानी टीम से भिड़ेगा। सुपर 4 राउंड के बाद टॉप 2 टीमें 28 सितंबर को दुबई में फाइनल मुकाबले में जीत के लिए लड़ेंगी। ये टूर्नामेंट T20 प्रारूप में होगा और एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें इसमें जीतने की उम्मीद में। दिव्या देशमुख ने अफ्रीका नंबर 1 को हराया। 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने फाइट ग्रैंड स्विस 2025 में अफ्रीका के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर बासेम अमीन को हराकर इतिहास रच दिया। दिव्या ने ब्लैक पीस के साथ सिसिलियन डिफेंस खेला और एक शानदार मध्य खेल के बाद अपनी रूक्स बलिदान की मदद से जीत हासिल की। ये उनकी पहली जीत थी और इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द डे का खिताब भी मिला। इस जीत से साबित हुआ कि दिव्या का टैलेंट और मेहनत वैश्विक स्तर पर उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे ले जा रहा है। जैगुआर लैंड रोवर ने अपने मॉडल्स की कीमतों में की भारी कटौती। जैगुआर लैंड रोवर ने भारत में अपने मॉडल कारों की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने कुछ मॉडल्स की कीमतें 30.4 लाख रुपए तक कम कर दी हैं। ये कदम नए सिंप्लीफाइड GST टैक्स स्लैब के बाद किया गया, जिसमें लग्जरी कारों पर टैक्स 40% किया गया है। इससे ग्राहक अब बेहतर कीमत पर लग्जरी कार खरीद पाएंगे। ये छूट विशेष रूप से महंगी और प्रीमियम कारों के लिए है, जिससे जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। ये बदलाव सितंबर महीने से प्रभावी होगा। सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी मजबूत। 9 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही, जिसमें सेंसेक्स 300 से अधिक अंक बढ़कर 81,104 के करीब पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 24,860 के करीब मजबूती दिखा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में खास बढ़त देखने को मिली है, जहां इन्फोसिस और विप्रो जैसे बड़े शेयर मजबूत रहे। हालांकि रियलिटी सेक्टर में हल्की गिरावट रही। निवेशकों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है।
जिससे बाजार में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकेतों और सेबी की कार्रवाई से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। सोने की कीमतें बढ़ी, पहली बार 1,10,000 पार। सोने की कीमतों ने मंगलवार को नया इतिहास रच दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 458 रुपए बढ़कर पहली बार 1,10,047 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना भी 1,09,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। ये तेजी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर कटौती की उम्मीदों और कमजोर डॉलर के कारण आई है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के भाव रिकॉर्ड पर हैं। निवेशकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हो सकता है। फ्रांस में एक बार फिर हटाए गए प्रधानमंत्री। फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांसोआ बायरू को सोमवार को संसद द्वारा विश्वास प्रस्ताव में हटा दिया गया, जिससे देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। बायरू के बजट प्रस्ताव को जनता और विपक्ष ने पसंद नहीं किया, जिसमें खर्च में कटौती और सार्वजनिक छुट्टियों को खत्म करना शामिल था। उनसे पहले भी पिछले साल पीएम मिशेल बर्नियर को इसी तरह हटाया जा चुका है। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को नया प्रधानमंत्री चुनना होगा, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते ये चुनौती बड़ी होगी। देश में आर्थिक समस्याएं और राजनीतिक गतिरोध जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। श्रीलंका की संसद ने पूर्व राष्ट्रपतियों के विशेष अधिकार छीने। श्रीलंका की संसद ने एक नया बिल पारित किया है, जिसके तहत पूर्व राष्ट्रपतियों और उनकी विधवाओं को दिए गए सभी सरकारी विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाएगा। यह बिल 1986 में स्थापित राष्ट्रपति विशेषाधिकार अधिनियम को रद्द करता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से संसाधनों की बचत होगी और देश में पारदर्शिता बढ़ेगी। पूर्व राष्ट्रपति अब सरकारी आवास, सुरक्षा, वेतन और अन्य सुविधाओं से वंचित रहेंगे। ये कदम श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक स्थिति और सुधारों का हिस्सा है, जिसे सरकार लागू कर चुकी है। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री शिनावात्रा को जेल की सजा। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को 1 साल की सजा काटनी पड़ेगी। मंगलवार को थाईलैंड के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में पिछली दोष सिद्धि में 1 साल की जेल की सजा काटनी होगी। उच्चतम न्यायालय इस पर सुनवाई कर रहा था कि क्या अधिकारियों ने 2023 में थाकसिन की थाईलैंड वापसी कराने की व्यवस्था ठीक से नहीं की, ताकि मुकदमे में उनकी सजा शुरू होती। कोर्ट ने कहा कि थाकसिन की सजा का क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया गया था और पुलिस अस्पताल में उनकी हिरासत को जेल की सजा नहीं माना जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत विरोधी टिप्पणी के लिए सेनेटर की आलोचना की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को कहा कि एक दक्षिणपंथी विपक्षी सांसद जसिंटा प्राइस को अपनी उस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में भारतीय उनके देश में प्रवास कर रहे हैं। प्राइस ने पिछले हफ्ते एक रेडियो साक्षात्कार में ये संकेत दिया था कि बड़ी संख्या में भारतीयों को अल्बनीज की मध्य वामपंथी लेबर पार्टी को वोट देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करने की अनुमति दी गई है। मंगलवार को सरकारी प्रसारणकर्ता ABC को दिए गए साक्षात्कार में अल्बनीज ने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग आहत हैं, सेनेटर की टिप्पणियां सच नहीं हैं और निश्चित रूप से उन्हें जो ठेस पहुंची है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।